औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी और एड मास्टर की ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मैं सलमत बड़ेज, लेक्चरर एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। और क्लासरूम मैनेजमेंट का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एसएसटी के एग्ज़ाम में भी आया है और हमारे अक्सर और बेशतर पेडागोजी के पेपर में आ रहे हैं। हम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ये दरअसल हमारे पास वो डिसऑर्डर्स होती हैं, वो खराबियां या वो जो है बीमारियां होती हैं बच्चों के अंदर, जिसको जानना एक क्लास टीचर के लिए या एक उस्ताद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कि इस तरह बच्चे, जाहिर है हम जब क्लास में जाएंगे तो हमें आइडियल जो बच्चे हैं वो तो नहीं मिलेंगे सारे। तो जाहिर है उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार होंगे। तो उनको हमने कैसे संभालना है, उनको हमने कैसे टैकल करना है और उनको हमने पहचानना क्या है। सबसे पहली बात कि उनको आपने पहचानना कैसे है, और उसके बाद फिर उसका जो है उसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है, प्यार से, मोहब्बत से, होमवर्क से, टास्क से, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की तारीफ क्या है और ये होती क्या है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर जो है बाकायदा तौर पे इनके नाम्स को भी हम डिस्कस करते हैं। Behavioral disorders are condition in which a child shows repeated behavior problems। ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स यानी कि रवैयाजाती बीमारियां या खराबियां वो बीमारियां होती हैं जो बच्चे बार बार जो है वही रवैया इख्तियार करते हैं। मतलब जो आ, अच्छा रवैया नहीं होता, वो बार बार जो है वो रवैया जो है वो रिपीट करते हैं बार बार। दीज बिहेवियर्स मेक इट हार्ड फॉर द चाइल्ड टू लर्न इन स्कूल। ऐसे रवैये जब वो बार बार करते हैं तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो स्कूल में जो है कुछ सीखें। गेट अलोंग विद अदर्स, बाकियों के साथ दोस्ती बनाएं, मेल जोल रखें, और कंट्रोल इमोशंस, और अपने जज्बात पे काबू रख सकें। द चाइल्ड में एक्ट इन वे डेट आर नॉट सूटेबल फॉर देयर एज। बच्चे बाज औक़ात इस तरह जो है हरकत कर लेते हैं जो कि आ, उस एज के मुताबिक, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना बच्चों वाली हरकत आपने कर दी, तो वो बिल्कुल इमेच्योर जो है वो हरकतें जो है उनसे सरजद हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे जो है जब बच्चे होते हैं तो उनको फिर हम कहते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार है। ऑल चिल्ड्रन मिसबिहेव्ड समटाइम्स and this is a normal part of growing up. But when a child behavior problem happen again and again, are very strong and last for a long time, it may be called a behavioral disorder. अर्ली अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट कैन हेल्प द चाइल्ड इम्प्रूव। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी बात की है कि देखें अभी हम रवैया जाती बीमारियों के बारे में भी आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि बच्चे गुस्सा करते हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे जो है बाकायदा तौर पे किसी चीज़ को तोड़ते हैं। अब देखें ये तमाम जो मैंने आपको ये निशानियां बताई या बातें बताई, वो तमाम बच्चों से सरजद होती हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल पार्ट है, जैसे वो बड़े होते हैं वो जिद भी करेंगे, वो बात भी नहीं मानेंगे, ठीक है, और किसी चीज को भी तोड़ेंगे। ये तमाम जो बच्चे हैं, ये जो अभी मैंने निशानियां बताई, ये नॉर्मल पार्ट है। मसला कब आता है? मसला ये आता है कि जब वो बच्चा इस बिहेवियर को अपनी आदत बना ले, और वो रवैया बार बार, जिसको हम कहते हैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, वो रवैया जो कि जो है काबिले दुरुस्त नहीं माना जाता, वो रवैया वो बार बार जो है वो करता है, उसको फिर हम कहते हैं कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार है। जाहिर है बच्चा गुस्सा करेगा, बच्चा जो है वो बात नहीं मानेगा। अगर कोई मिसाल के तौर पे उसका कोई कार्टून शुरू था, कोई अच्छा फेवरेट ड्रामा था या कोई क्रिकेट मैच दे था, तो आप बच्चे को कहेंगे तो जाहिर है वो बच्चा बात नहीं मानेगा, वो कहेगा मुझे भी देखने दे, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा बार बार जिद करेगा, फिर हम कहते हैं उसको, फिर हम जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में लाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात हुई है कि अर्ली अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट कैन हेल्प द चाइल्ड इम्प्रूव। अब अगर आप पहले से जो है बच्चे को भांप लेते हैं कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स
का शिकार होने जा रहा है या बिल्कुल उसके करीब है, तो आप जो है उस बच्चे को, टीचर है या वालिदैन है, वो अगर उसको जल्दी से बाप ले तो बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उस बीमारी से पहले ही जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया हमारे पास बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कौन कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिनको हम क्लासरूम मैनेजमेंट में बकायदा तौर पे डिस्कस करते हैं। सही है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये हमने जो है वो बहुत ही ज़रूरी, जो एक क्लास टीचर को और क्लासरूम मैनेजमेंट के सिलेबस के हवाले से जो है इन 10 को हमने जो है सिलेक्ट किया है। इनको हम जो है आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलें जी, पहले हम डिस्कस करते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो उर्दू में इसको कहते हैं कि तवज्जो की कमी और हद से ज्यादा सरगर्मी का आर्जा। ठीक है, तवज्जो की कमी होती है और हद से ज्यादा सरगर्मी का आर्जा होता है। ठीक है, तो चलें जी, इसको अभी हम तफसील से देखते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं इसकी तारीफ की जानिब। ठीक है, ADHD इज अ क्रोनिक कंडीशन दैट बिगिंस इन चाइल्डहुड एंड कैन परसिस्ट इन अडल्टहुड। ADHD तवज्जो की कमी और हद से ज़्यादा गर्मी का सरगर्मी का अर्जा इसको कहते हैं। ये आपने मुखफ़फ़ ये याद कर रख लेने हैं। ठीक है, ADHD सही है, क्योंकि अभी हम एक दफ़ा जब हम बता देंगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, तो आगे हम स्लाइड्स में फिर ADHD बार बार हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जब हम फर्स्ट स्लाइड में इसको कवर कर लेते हैं तो फिर आप इसको याद रख लें, और जो हमारे साथ स्टूडेंट ऑनलाइन है वो एक पेंसिल पे इसका पूरा फॉर्म लिख लें ताकि बाद में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अच्छा, ADHD जिसको हम तवज्जो की कमी और हद से ज़्यादा सरगर्मी का अर्जा कहते हैं, ये एक ऐसी हालत है जो बचपन में शुरू होती है और जवानी तक बरकरार मतलब रह सकती है। इट इज़ नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, although इट कैन इफेक्ट लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हालांकि ये सीखने की बीमारी नहीं है। बाज बच्चों में सीखने की बीमारी होती है कि उनको कोई चीज़ याद नहीं होती, वो चीज़ को वो समझते नहीं, इंतहाई ज़्यादा स्लो लर्नर्स भी होते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है, लेकिन ये सीखने की बीमारी नहीं है। लेकिन क्या है, इस बीमारी से बच्चों की जो सीखने की सलाहियत है और जो तालीमी कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। Children with ADHD may have difficult paying attention, controlling impulses, and sitting still. ADHD में मुब्तला बच्चे जो होते हैं, एक तो ये है कि वो फोकस नहीं करते, वो तवज्जो नहीं रख पाते। ठीक है, दूसरा ये है कि कंट्रोलिंग इम्पल्सिस का मतलब ये है अपने जज्बात और हरकत पर काबू नहीं रख सकते। ठीक है, और एक जगह पे खामोशी से बैठने में उनको उलझन होती है, दुश्वारी होती है। ठीक है, तो आप देखें इन तरह बच्चों में देखें तीन जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात बता रहे हैं। एक तो ये है कि वो फोकस नहीं करते, दूसरे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रखते, तीसरा वो एक जगह पे खामोशी से या एक जगह से जो है वो एक जगह पे नहीं मतलब बैठ सकते, या जो है वो दोबारा जो है एक किसी और जगह पे उनका फोकस हो जाएगा। ठीक है, These behavior can make it difficult for them to succeed in school and their social lives. यही जो रवैये हैं, ये जो ऊपर तीन जो रवैये बताए, कौन से रवैये, कि एक तो वो फोकस नहीं करते, दूसरा क्या है जज्बात पे काबू नहीं रखते, एंड सिटिंग स्टिल, और एक जगह पे ज्यादा देर तक के लिए जो है वो नहीं बैठ सकते। तो इस तरह बच्चे जो है वो तालीमी कारकर्दगी और उनकी समाजी जिंदगी जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं? मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है,
तो ये स्टूडेंट जिसका फोकस का मसला है, वो ज़्यादा देर फोकस नहीं रखता, वो बोर्ड को देखेगा, फिर एकदम से उसकी जो फोकस है वो हट जाएगा। वो फिर खिड़की के बाहर देखेगा, घड़ी के सुई को देखेगा, ठीक है, अपने दोस्तों को देखेगा। इस तरह से जो है वो चीज़ें पे आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो जज्बात पे कंट्रोल नहीं रखेगा। तो इस तरह तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों के लिए। तो ना तो वो समाजी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और ना ही जो है वो क्लास में फिर उनके लिए लर्निंग होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज। ठीक है, असबाब जिसकी हम बात करते हैं कि ये एडीएचडी जो है बच्चों में क्यों होता है। ठीक है, इसके असबाब क्या होते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एडीएचडी इज नॉट नोन, बट इट इज थॉट टू बी caused बाय अ combination ऑफ जेनेटिक, environmental एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। ये जो हम बीमारी को डिस्कस कर रहे हैं, रवैया जाती बीमारी को, इसकी अब तक जो है साइंस ने एक मखसूस वजह नहीं बताई, और ये मालूम नहीं हो सका कि ये बीमारी क्यों बच्चों में आ जाती। ताहम इसके बारे में जो है वो ख्याल किया जाता है कि ये जेनेटिक है, यानी कि ख़ानदान से ख़ानदान जो है मुंतकिल होती है, वालदेन से बच्चों में मुंतकिल होती है, या फिर माहौल ऐसा होता है कि जिससे जो है बच्चा इस बीमारी का शिकार हो जाता है, या फिर आसाबी अवामिल जो कि दिमागी की जो सलाहियत है उसमें कुछ ऐसे जो है केमिकल इम्बेलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आगे बता रहा है, रिसर्च सजेस्ट दैट एडीएचडी में बी कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तहकीक से ये भी जाहिर होता है कि एडीएचडी के बच्चे के जो बच्चे हैं, इनकी दिमाग की साख्त और कारकर्दगी की वजह से फर्क होता है। दिमाग की साख्त की वजह से ये बच्चे जो हैं वो इस तरह जो है वो रिएक्ट करते हैं, इस तरह रिएक्शन शो करते हैं। There is also evidence that ADHD can run in families, suggested a genetic link. इसके अलावा ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि एडीएचडी जो बीमारी है, जो कि रवैयाजाती बीमारी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नस्ल से नस्ल दर मुंतकिल हो रही है। यानी कि अगर वालदेन को थी तो मोस्ट प्रोबेबली इनके बच्चों को भी होंगी, और इनके बच्चों को भी होंगी, जब तक कि अगर इन्वायरमेंट या फिर उसका इलाज या उसकी थेरेपी ना की जाए, तो ये मुंतकिल होती रहती है। ठीक है, तो ये तो इसके असबाब थे कि एक तो जेनेटिक फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे जो है वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं इसके अलामात देखते हैं कि आप बच्चों में कैसे पहचानेंगे कि ये एडीएचडी बीमारी है। ठीक है, तो बच्चों की पहचान क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास जो बच्चों की पहचान है, ये इन अटेंशन होते हैं, फोकस नहीं कर पाते। दिस इंक्लूड्स डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड completing tasks. Children with inattention may be easily distracted and forgetful. अदम तो तजहीद, जो कि तवज्जो नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते, ये वो बच्चे होते हैं जो कि एक तो जो चीज़ पे काम लगाया होगा या जो चीज़ पे मशगूल रहना होगा, ये तो वहाँ पे फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। और इसके अलावा अहकामात पर अमल नहीं करते। जाहिर है, टीचर जो कुछ बोल रहा है इसका फोकस चेंज हो जाता है, ये किधर और देखने लगता है या बात करने लगता है, या और अपना जो है काम जो है वो नहीं मुकम्मल करता। ठीक है, तो इस तरह बच्चे आसानी से चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रखते, भूल जाते हैं और तवज्जो खो देते हैं। ये है पहली निशानी इस रवैयाती बीमारी की। सेकंड है हमारे पास हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, दिस इंक्लूड्स एक्सेसिव फिजिटिंग, रेस्टलेसनेस एंड टॉकिंग। Children with hyperactivity may have trouble sitting still and may run or climb excessively. ये वाले बच्चे जो होते हैं, इसका हमने पहले बताया कि ये हद से ज्यादा सरगर्मी में मशगूल रहते हैं। इसमें गैर जरूरी हरकत, बेचैनी और बहुत ही ज्यादा बोलना शामिल होता है। ऐसी बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एक जगह पे बैठें, ठीक है, और एक जगह पे बैठ के काम करें। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, उठने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं, इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं। इस तरह जो है ये बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिविटी, हद से ज्यादा जो है सरगर्मी जो है वो इख्तियार करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि एडीएचडी। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, आप अपने कॉपी पेंसिल में, अपनी नोटबुक में ये लिख लिया करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, उस बीमारी को हम बात कर रहे हैं। ऐसी बीमारी जिसमें आप, जो बच्चे होते हैं वो तवज्जो नहीं कर पाते और हद से ज्यादा हाइपर एक्टिविटी या सरगर्मी करते हैं। अच्छा जी, तो हम इसके सिम्टम्स हमने दो पढ़े। अब हम इसकी तीसरी जो है निशानी पढ़ते हैं इन बच्चों में, कि वो कौन से जो है वो बच्चों की निशानी होती है। दिस इंक्लूड्स डिफिकल्टी वेटिंग देयर टर्न, इंटरप्टिंग अदर्स, एंड मेकिंग रैश डिसीजन। Children with impulsivity may have trouble controlling their emotions and may act without thinking. ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बड़े जल्दबाज होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, दूसरों की बात काटते हैं, बगैर सोचे समझे जो है वो फैसले करने लगते हैं, क्योंकि इनको जल्दी होती है। कोई चीज़ जो है ये क्रिटिकल थिंकर नहीं होते, अपनी उसकी कैलकुलेशन नहीं करते कि अगर मैं जो करने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ उसके बाद में जो है क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है क्या करते हैं, जल्दबाज होते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे अपने जज्बात पर काबू करने में जो है वो नाकाम होते हैं, और फौरी तौर पे जो है वो रिएक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो बीमारी है, उसके हमने बच्चों की खुसूसियात देखी कि उनकी पहचान इस तरह होगी। ये तीन हमारे पास बच्चों की पहचान थी, ठीक है। चलिए जी, अब हम सिम्टम्स के बाद आते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो इंतहाई रिस्की हैं और वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, रिस्क फैक्टर्स में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि रिस्क में हैं और ये बच्चे इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास है जो फैक्टर जिसको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। चिल्ड्रन विद अ पेरेंट और सिबलिंग विद एडीएचडी आर मोर लाइकली टू डेवलप द डिसऑर्डर देमसेल्व्स। अगर खानदान का पस मंजर इस एडीएचडी के हवाले से होगा, इस बीमारी से होगा, अगर उनके वालदेन को हुआ है या बहन भाइयों का हुआ है, तो ये जो बच्चा है इसको एडीएचडी का बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास किन बच्चे हैं जो है वो रिस्क में हैं, जिसको कहते हैं प्री मेच्योर बर्थ। Children who are born prematurely are at an increased risk of developing ADHD। कबले अज वक्त पैदाइश, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं इनमें एचडीएचडी होने का खतरा बढ़ जाता है। देखें कि एक जो वालदा होती है वो अपने बच्चे की जो बर्थ है वो 9 महीने का वक्त होता है। तो ऐसे बच्चे जो कि 7वें महीने या 8वें महीने में जो पैदा होते हैं, तो उनमें ये जो बीमारी है, ये जो है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये बीमारी उनको लग सकती है या ये बीमारी उनमें होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए कि रिस्क फैक्टर्स। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस में, कि हम बच्चों में तशखीस कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ टेस्ट तजवीज़ करते हैं और उस टेस्ट की रिजल्ट को देखते हुए तशखीस करते हैं आप में क्या बीमारी है। तो लिहाजा अगर ऐसे बच्चे होंगे तो हम कैसे जो है तशखीस कर सकते हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। देर इज नो सिंगल टेस्ट टू डायग्नोज एडीएचडी। ये एडीएचडी की तशखीस के लिए कोई एक टेस्ट मौजूद नहीं है कि आप उसको खून का टेस्ट लिख के दे देंगे और वो जो है पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोई रिटन टेस्ट ले लेंगे या बच्चे को आप देख लेंगे, उसकी जिद को देख लेंगे और आप कह जाएंगे कि बिल बस ये बच्चा जो है एडीएचडी का शिकार है। तो इसके लिए क्या डायग्नोसिस है, चलते आगे चलते हैं, तशखीस क्या है। A diagnosis is made based on a review of the child's symptoms and behavior, as well as information from parents, teachers, and other caregivers. A doctor may also use rating scales or other tools to help assess the children's symptoms. अब मैंने कहा ना कि बच्चे जो हैं, अब देखें कि इसको तशखीस करना भी एक चैलेंजिंग काम है, मुश्किल काम है। एक बच्चा है,
उसका फेवरेट ड्रामा शुरू है या क्रिकेट मैच शुरू है और आप उसको सौदा के लिए जो है किसी दुकान को भिजवा रहे हैं, तो जाहिर है वो बच्चा तो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि देखें इस बच्चे ने तो इनकार कर लिया, इस बच्चे ने जिद कर लिया, या जो है ये, या बच्चे का मिसाल के तौर पे बाहर मैच शुरू हो रहा है और वो जल्दी जल्दी होमवर्क करके बाहर जा रहे हैं, हम कहते हैं ये बच्चा जल्दबाजी है और यह बच्चा मान नहीं रहा तो ये ADHD का शिकार है। नहीं, इसके लिए बाकायदा तौर पे जो है वो ज्यादा डिटेल में ऑब्जर्वेशन जरूरी है। वो कैसी होंगी? कि वो इस तरह होंगी कि बच्चे के बिहेवियर और बच्चे की निशानियों को हम देखेंगे। ये जो निशानियां हैं, ये हम किससे कलेक्ट करेंगे? उनके वालदेन से कलेक्ट करेंगे। अगर वालदेन के भी वही रिजल्ट्स आ रहे थे सवालात के, टीचर्स के भी वही आ रहे थे, और अदर केयर गिवर्स जो उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे कोई जो है उसका वालदेन के अलावा कोई भी हो सकता है जो मिसाल तौर पे उसके ख्याल रख सकता है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के वालदेन से, टीचर से और देखभाल करने वाले, उन तीनों से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अगर तीनों की इंफॉर्मेशन एक ही जैसे होगी, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा ADHD का शिकार है। इसके अलावा डॉक्टर भी ये तरीका यूज कर सकता है कि उसमें कुछ रेटिंग स्केल्स होते हैं, वो बच्चे को ऑब्जर्व करता है या सवालात पूछता है, और उस स्केल की बुनियाद पे या फिर ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो फिर बच्चे की तशखीस करता है कि ये बच्चा जो है वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार है। दोबारा बता देता हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। तो ये तो थी इस टॉपिक तक के हम तशखीस हमने कर ली। अब जब हम तशखीस कर लेते हैं तो फिर हम चलते हैं इलाज की जानिब। ठीक है, इलाज की जानिब चलते हैं। इलाज क्या है? इस तरह बच्चे में इलाज क्या होता है? There is no cure for ADHD, but there are a number of treatments that can help children manage their symptoms. These include medication, therapy, behavioral interventions. ADHD का कोई भी एक इलाज नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप उसको खा लें और सही हो जाए, ट्रेनिंग कर लें और आप जो है सही हो जाए, बच्चा जो है सही हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप बच्चे पे काबू पा सकते हैं किन तीन तरीकों से? पहला है आपके पास अद्वयात के जरिए। ठीक है, स्टिमुलेंट medications are the most common type of medication used to treat ADHD. These medication can help improve attention and focus. कुछ ऐसी अदवायात होती हैं जो कि इन बच्चों के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती हैं, और ये जाहिर है ये तो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। वो जो अद्वयात होती हैं वो बच्चों में मदद करती हैं कि वो तवज्जो और फोकस जो है वो बरकरार रख सके। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो थेरेपी का है। थेरेपी कैन हेल्प चिल्ड्रन विद ADHD लर्न टू मैनेज देयर सिम्टम्स एंड डेवलप कोपिंग स्किल्स। थेरेपी बच्चों को अपने अलामात को संभालने, उसको कंट्रोल करने और उस पे काबू पाने की सीखने में मदद देती है। और ये कौन करते हैं? तो ये ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकेट्रिस्ट करते हैं, उनके काउंसलर्स करते हैं, उनके वालदेन जो है वो करते हैं, और टीचर कुछ हद तक कर सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों की थेरेपी कर सकते हैं ताकि वो अपने जज्बात पर काबू रख सके, अपने जो रवैये हैं जो कि उन पे काबू पा सके। ठीक है, तीसरा है हमारे पास बिहेवियरल इंटरवेंशंस। Behavioral interventions such as positive reinforcement and timeouts can help children with ADHD learn to control their behavior. रवैये की मुदाखलतें, जैसे मुस्बत हौसला अफजाई करना, वक्ती रोक करना, कोई काम जो है उससे गलत होने सरजार जा रहा है, आप वक्त से पहले उस काम खराब रोकने से पहले जो है आप उसको रोक देते हैं। बच्चे को अपने रवैयों को काबू में रखने सिखाने की मदद कर सकते हैं, आप उसको गुस्से पे कंट्रोल करने की जो है वो मदद कर सकते हैं। इस तरह इन तीन तरीकों से आप ADHD के शिकार बच्चों को कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। जी, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।